तो आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है और साथ साथ हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। हम अगर ये समझें कि हम कठोर परिश्रम के माध्यम से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेंगे तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे लोग कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि सफलता का संबंध जो है वो असल में दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर जो निर्णय होता है उस पर टिका हुआ है। अब अगर मान लिए किसी भी परीक्षा के अंदर मेंस एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स के बेस पे ही सिलेक्शन होना है, तो फिर उसमें ये होगा कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर मेंस होता है, लिखना पड़ता है, वहाँ पर हमें क्वालिटी पर भी फोकस करना पड़ता है। अगर क्वालिटी नहीं दे पाए हम, लेकिन हमने मेहनत बहुत की, तो हो सकता है कि हमें कामयाबी ना मिले। इसलिए क्वालिटी पर बहुत फोकस करना चाहिए। जैसे मेंस में लिखने को आता है तो उसमें अब ये पता नहीं रहता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लोग अपना सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं और पुराने जो आए हुए सवाल हैं उसको लगाने की कोशिश करते हैं। उसी आधार पर एक अभ्यास बनता है और अगर सवाल जो आए हैं उसमें से ज़्यादातर प्रश्न कर दिए जाते हैं तो मेंस में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ इस बात पर फोकस करना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें कामयाबी मिल जाएगी, तो ये इससे अवेयर रहना चाहिए। बात सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन नहीं होता है। तो अर्थ ये है कि हमें किसी भी चीज़ पर अगर ध्यान देना है तो वह है क्वालिटी। अगर हमने क्वालिटी पर पकड़ बना लिया और सही अंदाज से हमने मेंस के आंसर को लिखना शुरू किया तो ये ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि सफलता फिर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, क्वालिटी हमारी नहीं इम्प्रूव है, लेखन शैली हमारी इतनी मजबूत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव पड़ रहा है, शब्दों के अंदर उतना कसावट नहीं है। क्योंकि जब हम मेंस देते हैं आईएएस में या किसी बड़े पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो शैली के साथ साथ शब्दों का जो प्रवाह है उसका बहुत रोल होता है। तो अच्छी शैली होगी तो फिर कॉपी जांचने वाले जो भी परीक्षक होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, तो इसलिए नंबर ज़्यादा मिलता है। तो ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर हमने क्वालिटी पर फोकस नहीं किया, सवालों को लिखने की कोशिश नहीं की, उसमें अच्छी शैली का प्रदर्शन नहीं किया, तो मेंस में होने के बावजूद इंटरव्यू में फिर हम कितना भी नंबर लाएं तो नहीं होगा। क्योंकि हमारी रैंक जो मेंस में आती है वो तय कर देती है। अब जैसे आईएएस में 2800 लोग 2900 लोग अगर इंटरव्यू बुलाए जा रहे हैं और मेंस में ही हम लगभग 2300 से के आसपास हैं, अगर उसकी लिस्ट बनाई जाए, तो फिर इंटरव्यू में कितना भी नंबर खींचा जाए तो हो नहीं पाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि किसी भी चीज़ को हमें क्वालिटी पर, यानी अपने वर्क को क्वालिटी पर फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अगर इस पर ध्यान देंगे तो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वैसे भी सिविल सेवा में प्रतियोगिता बहुत होती है तो आसान नहीं है। तो जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए, ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूछ लिया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो अब देखिए यहाँ पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है ये, यानी जो जेट स्ट्रीम है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। और जो जेट स्ट्रीम होती है ये वायु दाब की जो पेटियां होती हैं उनसे इनका संबंध होता है। क्योंकि ताप प्रवणता जो होती है, या वायु दाब प्रवणता आप कह लें कि जहां निम्न वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवा चलती है। तो वायु दाब की जो पेटियां होती हैं उन्हीं से इनका संबंध है जेट स्ट्रीम का, उसी वजह से इनका निर्माण होता है। यानी वायु दाब प्रवणता जो है वो उसके निर्माण का सबसे बड़ा कारण है जेट स्ट्रीम के। और उत्तरी गोलार्ध में इनका निर्माण ज़्यादा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है ये अनियमित होती हैं, यानी रेगुलर नहीं होती हैं उतनी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये रेगुलर होती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थल कम हैं। तो अब आइए देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर की जो ऊपरी सीमा होती है, वहाँ पर इनका मतलब जेट स्ट्रीम चलती हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और ये प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये बात है कि द स्ट्रॉन्ग सर्कमपोलर विंड्स करेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। अब सवाल ये कि किस अक्षांश पर यह प्रवाहित होती है, तो ये देखिए आप दोनों गोलार्धों के अंदर 20 डिग्री का जो अक्षांश है ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य ये प्रवाहित होती है। जेट स्ट्रीम के बारे में अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। तो देखिए आप, तो 20 डिग्री अक्षांशों से दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है उसके मध्य ये प्रवाहित होती है। अब देखिए आगे चलते हैं।
अब हमने तो ये जान लिया कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। अब आते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकार के बारे में। तो ये 5 प्रकार से है, कहीं 4 प्रकार मिलेंगे लेकिन कहीं 5 प्रकार भी हैं। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग जो है वो है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। अब इसका विकास जो है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच जो है वो ध्रुवीय शीत वायु राशियों और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के मेल से होता है। यानी ध्रुवीय क्षेत्र की जो ठंडी वायु राशि होती है, एयर मास होती है, वो जो है वो उष्ण क्षेत्र की एयर मास से जब मिलती है तब ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है ये ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए ताप प्रवणता जो है अधिक हो जाती है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है बहती है लेकिन अधिक अनियमित होती है। यानी ये रेगुलर कम होती है, ज़्यादातर इरेगुलर होती है, स्थायित्व तो इसमें कम होता है। अब दूसरा देखिए इसका प्रकार है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इनकी स्थिति 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर होती है। अब ये अक्षांश समझना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के बीच ये होगी, तो ध्यान में रखना चाहिए। तो जो उपोष्ण है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इनका निर्माण होता है और इनका प्रवाह भी जो पश्चिम से पूर्व दिशा में ही होता है। तो दिशा का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये थोड़ा नियमित होती हैं, यानी ये इरेगुलर कम होती है, रेगुलर होती हैं। अब तीसरा प्रकार देखिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इनका निर्माण भारत और अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होता है, यानी गर्मी के दिनों में होता है। जेट स्ट्रीम के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है कि जाड़े के दिनों में इनकी स्पीड गर्मी के दिनों से दुगनी हो जाती है। यह धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर निर्मित होती हैं। इनका संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मन से होता है, यानी तिब्बत का पठार काफ़ी गर्म हो जाता है। भारतीय मानसून के मामले में इनका बहुत महत्व है, तो इसको ध्यान में रखना है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब देखिए चौथा प्रकार ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। अब ध्रुवीय से पता चल रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में ही इनका मतलब विकास होता है ऊपर, क्योंकि क्षोभ मंडल में निर्मित होती हैं। तो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं जब, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कम होती चली जाती है। तो ऐसे में ध्यान में इसमें रखना है कि इनकी ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। इसे समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इनका निर्माण शीतकाल में सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में होता है। ग्रीष्मकाल में इसका वेग कम हो जाता है तथा दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। यानी ग्रीष्मकाल में वेग कम हो जाता है और दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। अब देखिए स्थानीय जेट स्ट्रीम। ये जेट धारा स्थानीय स्तर के तापमान एवं गतिकीय दशाओं के कारण पैदा होती है। कुछ खास स्थानों में ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो हमने ये प्रकार देख लिया, 5 प्रकार। अब देखिए आते हैं टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। ये इंग्लिश में मैंने दिया है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है ये, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये। तो ये इंग्लिश वालों के लिए भी रखा है मैंने, ताकि वो भी अपने से पढ़ लेंगे। अब देखिए तीसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये, पोलर ज़ोडिएक जेट स्ट्रीम है और लोकल जेट स्ट्रीम है। अब आते हैं देखिए जेट स्ट्रीम का विकास चक्र, इसके बारे में देखें। भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से, हम ये भूमध्य रेखा मान लेते हैं, ये बीच से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, यानी इस तरफ और इस तरफ तापमान प्रवणता काफ़ी बढ़ जाती है। जो तापमान प्रवणता है ये बढ़ जाती है। मानी सी बात है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पे गर्मी होती है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर वायु दाब बढ़ता है, ठंडक बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए दाब प्रवणता जो है बढ़ जाती है। दाब प्रवणता का मतलब है वायु दाब प्रवणता जो होती है, यानी तापमान प्रवणता इसको आप कह सकते हैं कि तापमान के अंदर अंतर दिखाई पड़ने लगता है। ध्रुवों की तरफ तापमान बहुत कम हो जाता है, भूमध्य रेखा की तरफ तापमान ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर ज़मीनी भाग में, हम अगर ध्रुवों की बात करें तो ज़मीनी भाग में बहुत उच्च वायुदाब रहता है, यानी ज़मीनी लेवल पर, और जबकि ऊपर के क्षोभ मंडल वाले हिस्से में, ध्रुवों की बात हो रही है, निम्न वायुदाब रहता है। तो ध्रुवीय इलाकों में ही ऊपर निम्न वायुदाब है और नीचे उच्च वायुदाब है। तो ऐसे में ऊपर वाले हिस्से यानी क्षोभ मंडल वाले हिस्से में हवा भंवर के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इस उच्च तलीय पवन संचार के भूमध्य रेखा वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं।
तो ये इनका विकास क्रम है, किससे विकास चक्र है ये, कि कैसे ये इसका विकास होता है। कि तापमान प्रवणता एक तो होती है उपस्थित, दूसरी बात है कि अगर हम ध्रुवों पर चलें तो ज़मीनी भाग पर बहुत उच्च तापमान रहता है, वायुदाब रहता है, जबकि ऊपर के क्षोभ मंडल वाले हिस्से में निम्न वायुदाब रहता है। तो ऊपर जो है वो क्या है, निम्न वायुदाब है, नीचे उच्च वायुदाब है ध्रुवीय इलाके में। तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि ऊपर वाले हिस्से यानी क्षोभ मंडल वाले हिस्से में हवा जो है वो भंवर के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, भंवर के उसमें। और इस उच्च तलीय पवन संचार के भूमध्य रेखा वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब डेवलपमेंट साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम, ये एक मतलब इसी का इंग्लिश में मैंने यहां पर दे दिया है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, विशेषताएं देखिए, यानी जेट स्ट्रीम की क्या क्या विशेषता है। तो ऊपरी क्षोभ मंडल, यहां लिखें, ऊपरी क्षोभ मंडल में इनका प्रवाह जो है 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। एक विशेषता ये है कि क्षोभ मंडल में इनका प्रवाह होगा और 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकरी पट्टी में होता है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इनका प्रवाह होता है। एक तो ये विशेषता है। दूसरी विशेषता, इनकी लंबाई हज़ारों किलोमीटर, चौड़ाई हज़ारों किलोमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तथा गहराई कुछ किलोमीटर तक होती है। तो ये पता लगा कि इनकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ बहुत होती है, चौड़ाई जो है थोड़ा कम होती है लेंथ के बनिस्बत, और गहराई जो है वो कुछ ही किलोमीटर तक होती है। तो एक ये विशेषता है। इनका प्रवाह मार्ग विसर्पित होता है, मींडरिंग होता है, लहरदार होता है। तो इनका प्रवाह मार्ग कैसा होता है, वो विसर्पित होता है, यानी जैसे सांप चलता है उस तरीके से मान के चलिए, लहरदार होता है। शीतकाल में इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना हो जाता है। एक विशेषता यह है कि शीतकाल में इनका जो वेग है वो ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के बनिस्बत 2 गुना हो जाता है। 5वीं विशेषता, गर्मी में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, यानी गर्मी में इसका विस्तार क्या हो जाएगा, गर्मी में इसका विस्तार कम हो जाता है और उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये क्योंकि पूरी तरीके से वायुदाब पेटियों से जुड़ी होती है, तो वायुदाब पेटियों का खिसकाव होता रहता है, तो इनकी दिशा भी बदलती है, यानी इनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता रहता है। ये एक जगह ही विद्यमान नहीं रहती, बल्कि वायुदाब की पेटियों के परिवर्तन से इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। इनकी अधिकतम गति जो है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, इन द अपर ट्रोपोस्फेयर दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इंग्लिश में मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए जेट स्ट्रीम का महत्व, जब इनकी यानी महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या महत्व है इनका। जब उनकी स्थिति शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर होती है, जो शीतोष्ण चक्रवात हैं, अगर इनके ऊपर इनकी स्थिति होगी जेट स्ट्रीम की, तो क्या होगा, तो ये चक्रवात काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। यानी जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो जेट स्ट्रीम की वजह से उनका वेग बहुत बढ़ जाता है, काफ़ी प्रबल हो जाते हैं तथा सामान्य से अधिक वर्षा प्रदान करते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट आया कि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं उनके ऊपर जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती हैं, तो ये चक्रवात जो होते हैं बहुत प्रबल भी हो जाते हैं और सामान्य से अधिक वर्षा उस क्षेत्रों में होती है। इनके कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में क्षैतिज अभिसरण यानी कन्वर्जेंस होता है और अपसरण डाइवर्जेंस। तो क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल जो होता है वो अभिसरण कन्वर्जेंस होता है और अपसरण डाइवर्जेंस होता है, होने लगता है। तो इनके कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण होने लगता है, यानी हवाओं का, जिसके कारण उच्च तलीय चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों का निर्माण होने लगता है। तो ये जो चक्रवात हैं और प्रतिचक्रवात हैं इनका निर्माण होने लगता है। और क्यों होने लगता है, क्षैतिज अभिसरण के कारण, हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस के कारण और हॉरिजेंटल डाइवर्जेंस के कारण। तो ये चक्रवातों का और प्रतिचक्रवातों का निर्माण होने लगता है। तीसरी बात, जेट स्ट्रीम का प्रवाह 2 रूपों में होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है तथा प्रतिचक्रवातों में नीचे बैठ जाती है। इस वजह से मानव जनित प्रदूषकों का क्षोभ मंडल से सप्ताम मंडल में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बहुत सारे
प्रदूषित मानव जनित जो प्रदूषक होते हैं वो जो है इन जेट स्ट्रीम के कारण जो है वो सप्ताप मंडल में चले जाते हैं। चौथा देखिए इनका महत्व, दक्षिण एशिया के सामान्य मानसून पर जेट स्ट्रीम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से ही प्रभावित होती है। तो ये आ जाते हैं हमने ये इनका महत्व भी देख लिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम, तो ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने कम समय में कोशिश की है कि आपका हो जाए, इसीलिए इंग्लिश का मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि लंबा समय होगा तो उससे कम से कम समय में किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपके सामने रखा। इससे क्या होगा कि जब हम इसको देख लेंगे वीडियो को तो फिर जेट स्ट्रीम के बारे में और अपनी किताबों से स्टडी करेंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रेरणा देने का काम है, और जो बातें उसमें किताबों मान ली बहुत स्पष्टता नहीं देती कभी कभी, तो दोनों शक्तियों के मेल से अपना अध्ययन और फिर जो वीडियो देखते हैं तो उनके अध्ययन से जो एक शक्ति निर्मित होती है उसका हमको लाभ मिलता है। तो ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो इसी तरीके से विषय आधारित टॉपिक बेस जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। और फिर ज्योग्राफी में जो इंटर की मतलब 11वीं क्लास की NCERT की किताब है, दोनों उसके जो भाग हैं तो भौतिक भूगोल और जो भारत के बारे में है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जो है 11वीं क्लास की, उसके ऊपर जो है सवाल बना करके मैराथन में रखा जाएगा ताकि जो MCQ हैं वो भी हो जाएं। तो ये अब इसको तैयार किया जाएगा, समय लगेगा बनने के बाद फिर इसको 2 या 3 घंटे का जितना भी वीडियो बनेगा तो वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो PCS के एग्ज़ाम में भी और अगला नेक्स्ट IAS के एग्ज़ाम में भी प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलेगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।